नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की भयंकर जीत के लिए उनको शुभकामनाएं। और इसी बहाने नेताओं का भी पता लग जाता है कौन क्या है, किस औकात में है, क्या क्या कर रहा है। विपक्ष की पार्टियां बहुत कुछ अभी बकवास करेंगी, कभी ईवीएम पे सवाल उठाएंगी, वोट चोरी का बात करेंगे, यहाँ तक तो बोलेंगे कि रिश्वत देकर वोट खरीद लिया है। कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हमारी जैसी भाषा है, खास करके वो कांग्रेस के पप्पू भाई जहाँ जाएंगे वहाँ खुद तो डूबेंगे ही, बाकी को भी डुबो देंगे। तो ये उनकी हाल है। और सनातनियों ने एक अच्छा एकता दिखाई। कुछ मुस्लिम भाइयों ने भी शायद बीजेपी को वोट दिया होगा, और उस दिन ओवैसी की पार्टी भी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। ओवैसी के प्रति हमें भी बहुत नफ़रत थी कि मुसलमानों को भड़काते हैं, कहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय उनकी जो भारत के प्रति भावना रही, बातचीत रही, वक्तव्य रहा, उससे मैं भी उनसे प्रभावित हूँ कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन वो भारत के वफादार हैं। और अभी आजकल आपने देखा होगा, मुस्लिम डॉक्टर आतंकवादी, नया एक रैकेट चला है, गैंग। किस पर क्या विश्वास करोगे, क्या समझोगे कि कौन कैसा है। भारत देश में रह कर पढ़ते लिखते हैं, सरकारी स्कूलों में इनको अल्पसंख्यक के नाम पे कितनी योजनाएं दी जाती हैं, आपको शायद विश्वास नहीं होगा। हम लोगों के टैक्स से इनको कितना सुविधा दी जाती है। लेकिन एक कहा जाता है कि जब सांप को दूध पिलाओगे तो उसका तो अपना काम वही है, लास्ट में डस लेना, उसका स्वभाव है। सभी मुस्लिम भाई लोग इसी दायरे में आ रहे हैं। एक दो कोई भी गलती करे, बोलते हैं आतंकवाद की कोई जो है जाति धर्म नहीं है। जात धर्म क्यों नहीं है, सारे मुस्लिम ही क्यों हैं। क्यों सारे मुसलमान एक तरफ से MBBS BMS करने के बाद भी बम फोड़ने के चक्कर में थे। 2900 किलोग्राम विस्फोटक कम होता है क्या। ये अभी 25 नवंबर को जो ध्वजारोहण होना है अयोध्या में, साथ में 6 अक्टूबर को जो बाबरी का सही काम हुआ था उस समय, या 26 जनवरी को, इन्हीं सब में विस्फोट करने वाले थे। हमारे लखनऊ की भी एक कटी हुई थी जिसने अपना नाटक पूरा किया है। धीरे धीरे सब कुछ उजागर होगा। इसी को कहते हैं पाप का घड़ा भरना, और कुछ ना कुछ भर गया है। बाकी जो कुछ हुआ है उसका धीरे धीरे कार्रवाई चलेगी। लेकिन क्या करेंगे, इतनी बड़ी इनकी संख्या है और इनके देश के प्रति जब भावना ठीक नहीं है तो कितना, कैसे, क्या चेकिंग करेंगे, क्या प्रतिबंध लगाएंगे। बगल में ही खड़ा हुआ आदमी अगर हमारे पीठ में छुरा डालने की बात कर रहा है तो हम और क्या कर सकते हैं। अब आते हैं एक तीसरे विषय पर, भ्रष्टाचार। अरे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार तो इतना ज़्यादा है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो न्यूज़पेपर में मैं पढ़ता हूँ, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहीं वो लूटने को तैयार बैठा है। बिल्कुल नहीं सोचता है कि मैं अपने वेतन से अपने परिवार का भरण पोषण करूँ, काम चलाऊँ। जो बेचारा किसी काम से अगर ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में आ गया तो मसाला खाए हुए बैठे हैं, बात सुनने को तैयार नहीं। रिश्वत दो उनको। किसी विभाग में चले जाओ आप, शिक्षा में चले जाओ, स्वास्थ्य में चले जाओ, न्यायालय में तो ये हाल है, 3 पीढ़ियों तक आप जो है मुकदमा लड़ते रहो। उनके वकील साहब, जज साहब चाहते हैं कि मुकदमा कभी ख़त्म ही ना। एक छोटा सा मामला कोई भी होगा जिसके पूरे एविडेंस हैं, पूरे प्रमाण हैं, सब कुछ उसकी प्रामाणिकता मिल रही है, लेकिन वो भी 20 साल तक मुकदमा चल रहा है। पहले जिला कोर्ट में चलेगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ऐसे मार डालो आदमियों को। ये है तुम्हारी न्याय व्यवस्था। स्वास्थ्य के लिए घूस दोगे, रिश्वत दोगे, तब तुम्हें डॉक्टर मिलेंगे, तब तुम्हारा काम होगा। सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है वो आपको पता ही है। बस और क्या बताएं, इसी में जियो। भ्रष्टाचार ने बिल्कुल ऐसी हालत कर दिया है कि रिश्वतखोरी ने, कि आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। कमाता है बेचारा, 500 रुपये से नीचे के नोट की कोई वैल्यू नहीं। कम से कम उतना दो, तब कोई काम आपका शुरू होगा। एक एप्लीकेशन दिया है, वो पड़ा रहेगा पेंडिंग में, क्या करोगे।
कुछ सुधार किया जा रहा है अभी, जैसे परिवहन विभाग में कुछ ऑनलाइन सिस्टम किया जा रहा है, लेकिन क्या है जो लास्ट में टेस्ट के नाम पे फंसा के रखते हैं, जब आप जाओगे कुछ दोगे तब उसको पास कर देंगे, ये सिस्टम है। चलिए ठीक है, बहुत कुछ बातचीत हुई, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, फिर कभी आगे कुछ बात करेंगे। जय हिंद।